हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग का स्टडी बिल्कुल ही सही चल रहा होगा। फ्रेंड्स, मैं आधुनिक भारत का लेक्चर सीरीज शुरू किया था, जिसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जितने कंपनी है फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसके बाद मुगल साम्राज्य पतनशील अवस्था में जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद 18वीं शताब्दी में नवीन स्वतंत्र राज्यों का उद्भव होता है, तो उससे रिलेटेड मैंने अवध, हैदराबाद, मैसूर और पंजाब से संबंधित लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका है। आप लोग वो देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम एक आज इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। ये टॉपिक कौन सा है, तो सहायक संधि। जो लॉर्ड वेलेजली था, तो उस लॉर्ड वेलेजली का एक सहायक संधि फ्रेंड्स, उसकी एक नीति होती है, तो उस नीति को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में फ्रेंड्स, मैं एक प्रश्न से ये इस टॉपिक को शुरू करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। और ये प्रश्न ये है कि सहायक संधि के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन असत्य है, असत्य को खोजना है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कब, यूपीएससी 2018 प्रीलिम्स में पूछा गया था फ्रेंड्स। तो ये मीन्स देखिए कि सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही यूं ही मत ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेंड्स। इसमें पूछ देता है कि कालक्रम के अनुसार कौन कौन किस किस राज्य को सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स ब्रिटिश साम्राज्य में उसको विलीन कर दिया गया। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीटी में, प्री में एकदम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछता ही है। कालक्रम के अनुसार ये पूछ दे, या ये पूछ दे कि सहायक संधि मराठा के समय में कौन हस्ताक्षर किया था सहायक संधि पर, ऐसे पूछ सकता है। कौन प्रथम राज्य था जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो ये सब, ये हम जो बोल रहे हैं, ये चीज़ पूछ चुका है। ये पीसीएस में ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है फ्रेंड्स। इसीलिए ये टॉपिक हमको आप लोग को बताना मैं उचित समझा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये था कि सहायक संधि के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन असत्य है, असत्य को चूज करना है। ठीक, तो पहला ऑप्शन ये है कि दूसरे राज्य की खर्च पर एक बड़ी सेना का गठन करना, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन की खतरा से सुरक्षित रखना, ये सहायक संधि करके नेपोलियन की खतरा से सुरक्षित रखना, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, यह तीसरा ऑप्शन हुआ। ध्यान से सुनिए। चौथा क्या हुआ, ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये चार ऑप्शन हुआ। फिर से मैं बता दूं आपको, पहला दूसरे की खर्च पर एक बड़ी सेना रखना, दूसरा नेपोलियन की खतरा से सुरक्षित रखना, तीसरा कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, और चौथा हुआ कि ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना। तो ये था ये आईएएस 2018 का क्वेश्चन। ये इसका आंसर आप लोग खोज कर रखिएगा। अगर नहीं आपको मिले तो इस वीडियो से, इस लेक्चर से आपको ये चीज़, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और इस आंसर को आप कहाँ पर, तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप दे दीजिएगा फ्रेंड, लिख कर। ठीक, तो हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो वेलेजली कब आता है, 1798 से लेकर कब रहता है फ्रेंड्स, 1805 ईस्वी तक वेलेजली। कितने वर्षों, तो 7 वर्षों तक यहाँ पर रहता है। इसके पहले कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था फ्रेंड। ठीक, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सा नीति अपनाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और शोर, कॉर्नवालिस के बाद शोर आता है और शोर के बाद कौन, वेलेजली आता है। ठीक, तो कॉर्नवालिस और शोर ये दोनों अहस्तक्षेप की नीति अपनाए थे। और अहस्तक्षेप की नीति के माध्यम से जो भी देसी रियासत है और देसी नरेश है, इन लोगों को ये हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। ठीक, ये मीन्स ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। तो ये कॉर्नवालिस और शोर की क्या थी, अहस्तक्षेप की नीति। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि अहस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल का ये इंपॉर्टेंट नीति थी। तो ये कौन थी, कॉर्नवालिस और जॉन शोर के समय की अहस्तक्षेप नीति। ये क्या था फ्रेंड्स, इससे इस अहस्तक्षेप की नीति से कंपनी के हितों की सुरक्षा अपर्याप्त थी। कहने का मतलब क्या था कि अहस्तक्षेप नीति अपनाया था, मीन्स डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं कर रहा था ये ब्रिटिश नरेशों को। इसीलिए कंपनी का जो भी हित क्या हुआ फ्रेंड्स, तो संसाधन एकत्र करना और ब्रिटिश साम्राज्य को, मीन्स साम्राज्यवादी नीति के तहत जो साम्राज्य को इकट्ठा कर रहा था, एकत्र कर रहा था फ्रेंड्स, संगठित कर रहा था, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा था। ठीक, तो ये था कॉर्नवालिस और जॉन शोर की अहस्तक्षेप नीति, जिसके कारण कंपनी के हितों की सुरक्षा नहीं हो पा रही थी फ्रेंड्स। यही कारण है कि वेलेजली जब आता है 1798 ईस्वी में,
में, तो ये ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास करता है। ब्रिटिश सर्वोच्चता कहने का मतलब कि सभी जो राज्य हो वो एक छत्र साम्राज्य में रहे, और वो किसका साम्राज्य हो, तो ब्रिटिश साम्राज्य, मीन्स ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत वो आता है। कहने का मतलब कि ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने का ये मेन उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स ये तो सर्वोच्चता स्थापित कर सकता था आराम से, लेकिन उस समय के कुछ कुछ बाधक तत्व भी थे फ्रेंड्स। बाधक तत्वों में हम लोग देखेंगे क्या था, तो बाधक तत्वों में सबसे पहले आता है कि फ्रांसीसियों का बढ़ता प्रभाव। फ्रेंड्स आपको बखूबी पता होगा कि वह दौर क्या था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखें तो उस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी फ्रेंड्स, और फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत बुर्बो वंश जो है वहाँ पर लुई का जो साम्राज्य है, उस लुई के साम्राज्य को उखाड़ फेंका जाता है। मीन्स बुर्बो वंश के जो शासन है इसको उखाड़ फेंक दिया जाता है, और नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को एकत्र किया जाता है, संगठित किया जाता है, और नेपोलियन का एक ही उद्देश्य रहता है कि विश्व पटल पर एक छत्र साम्राज्य किसके नेतृत्व में, तो नेपोलियन के नेतृत्व में काबिज हो। यही कारण था फ्रेंड्स कि नेपोलियन क्या करता है कि बहुत सारे यूरोप के जो देश है उनको जीतना शुरू करता है, और अंततः वो मिस्र तक आने का प्रयास करता है, और मिस्र के बाद ये भारत में एंट्री करने का प्रयास करता है, जो सीधे किसको चुनौती पेश कर रही थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रेंड्स। ठीक, तो ये रहा उस समय, ये बता दिया मैं फ्रेंड्स कि नेपोलियन भारत पर कब्जा करना चाहता था। और इसी परिप्रेक्ष्य में, ये तो मैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बता दिया, और भारतीय परिदृश्य देखें तो जो मैसूर का इलाका है फ्रेंड्स, तो उस समय हैदर अली की हत्या, मीन्स हैदर अली का मृत्यु हो गया था, और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान वहाँ का मैसूर का शासक बनकर आते हैं। और इस काल तक फ्रेंड्स जब वेलेस्ली आता है तो इस समय तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हो चुका था फ्रेंड्स। और यही कारण था कि टीपू सुल्तान, मैंने मैसूर के वीडियो में बता दिया था आपको कि टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पहले क्या करता है कि मैत्रीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्थापित करने के परिप्रेक्ष्य में ये मॉरिशस, अफगानिस्तान, तुर्की और फ्रांसीसी इतना देशों में ये दूतमंडल भेजता है, और नेपोलियन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के प्रयास में ये नेपोलियन से पत्र व्यवहार भी करता है, पत्राचार भी करता है फ्रेंड्स। यही कारण था कि नेपोलियन इसको क्या बोल दिया था कि हम आपको सैनिक सहायता देंगे, लेकिन सैनिक सहायता नेपोलियन क्यों नहीं दे पाया था फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि उस समय नेपोलियन खुद साम्राज्यवादी नीति अपनाकर यूरोपीय वाला देश और जो भी बाहर ये मिस्र वाला इलाका में ये जीतना शुरू कर दिया था फ्रेंड्स। इसी परिप्रेक्ष्य में ये 1803 में इंग्लैंड पर आक्रमण करता है, 1805 में ऑस्ट्रिया पर, 1806 में प्रशा पर, और 1807 में रूस पर आक्रमण करता है अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत। तो इसी परिप्रेक्ष्य में फ्रेंड्स टीपू सुल्तान के साथ क्या होता है, नेपोलियन का मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से भी चुनौती पेश हो रही थी, और ये राष्ट्रीय परिदृश्य में भी फ्रेंड्स चुनौती पेश हो रही थी टीपू सुल्तान के माध्यम से। तो इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है फ्रेंड्स कि अब ऐसा चुनौती पेश न हो, इसके लिए एक उपाय लेकर वेलेस्ली के नेतृत्व में आया जाता है, और वो उपाय कौन था, तो यही सहायक संधि। ठीक, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, साम्राज्य विस्तार करना, जिससे ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को वापस खपाया जा सके। यहाँ से उस समय देखिए फ्रेंड्स, अगर उपनिवेशवाद का फ्रेंड्स 3 चरण होता है। ठीक, तो 3 चरण का ये दूसरा चरण था इस समय वेलेस्ली के समय। ठीक, तो वेलेस्ली के समय दूसरा चरण में क्या था फ्रेंड्स, तो इस समय औद्योगिक पूंजीवाद, औद्योगिक उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, और इसके माध्यम से फ्रेंड्स क्या किया जा रहा था, तो ब्रिटेन में जो भी औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो उस औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, और कच्चे माल के बाद फ्रेंड्स उसको खपाने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। तो इन दोनों की पूर्ति करने के उद्देश्य से यहाँ पर वेलेस्ली सहायक संधि अपना लेकर आता है फ्रेंड्स। तो यही कारण था कि ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को भी खपाना था, कच्चा माल भी लेना था। तो जब तक साम्राज्य विस्तार आप नहीं कीजिएगा तब तक आपका औद्योगिक पूंजीवाद, चाहे जो भी पूंजीवाद का चरण हो, उसका आप पूर्ति नहीं कर पाइएगा। ठीक, सर्वप्रथम प्रयोग, इस सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेंड्स डुप्ले करता है। ये कोई नया चीज नहीं था। डुप्ले के समय, डुप्ले कौन था, तो फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रेंड्स, जो मद्रास में गवर्नर जनरल बनकर आया था फ्रांसीसियों के
लिए फ्रेंड्स। तो ठीक, तो यहाँ पर सर्वप्रथम डुप्ले क्या करता है कि भारतीय नरेशों की सैन्य सहायता प्रदान करने के एवज में धन की प्राप्ति करता है। तो ये कोई नया चीज़ नहीं था, ये कब से चला आ रहा था, डुप्ले के समय में ही, लेकिन इसका एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं हुआ था। यही कारण था कि ये इतिहास के पन्नों में ये सीमित रह जाता है फ्रेंड्स। इसका विस्तार कौन किया था? लॉर्ड वेलेजली। इसीलिए इतिहास के पन्नों में इस लॉर्ड वेलेजली का नाम लिया जाता है। क्यों? सहायक संधि के लिए। ठीक, तो इसी परिप्रेक्ष्य फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ये मैंने बता दिया। 1807 ईस्वी में अब देखिए क्या होता है कि रूस पर आक्रमण करता है कौन? नेपोलियन। और रूस को बखूबी पराजित भी करता है फ्रेंड्स। और पराजित करने के बाद एक तिलसिट की संधि होती है वहाँ पर, और तिलसिट की संधि में ये नेपोलियन बोल दिया था रूस को कि जब हम इंग्लैंड पर आक्रमण करेंगे तो तुम हमको सैन्य सहायता प्रदान करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड पर आक्रमण किया था 1803 ईस्वी में, लेकिन इंग्लैंड जीत गया था फ्रेंड्स। क्यों जीत गया था? तो इसकी नौसैनिक सर्वोच्चता स्थापित थी यूरोपीय कंट्री में, यूरोपीय देशों में फ्रेंड्स। तो इसका नौसेना इतना मजबूत था कि नौसेना का मुकाबला, इंग्लैंड की नौसेना का मुकाबला ये नेपोलियन नहीं कर पाता है, इसीलिए इंग्लैंड जीत जाता है फ्रेंड्स। तो यही कारण था कि जब नेपोलियन आता है और अपनी पैठ मजबूत करता है यूरोपीय कंट्री में, तो इसके परिप्रेक्ष्य में फ्रेंड्स एक महाद्वीपीय व्यवस्था लेकर आता है। और महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत ये बोलता है कि जब तक इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति को, मीन्स अर्थव्यवस्था को जब तक नुकसान न पहुंचाया जाए, तब तक इसकी नौसेना को हराया नहीं जा सकता है। और यही कारण था कि ब्रिटिश का, मीन्स इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को धाराशाही करने के लिए ये महाद्वीपीय व्यवस्था लाता है और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास करता है। ये महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी फ्रेंड्स कि नेपोलियन से संबंधित, नेपोलियन के मैत्रीपूर्ण जो भी देश है उनके यहाँ उनके बंदरगाह पर नेपोलियन के माध्यम से ही व्यापार व्यवसाय होगा, और उस बंदरगाह पर इंग्लैंड की जहाज या पोत जो भी कहे वो माल नहीं आ पाएगा। तो इससे क्या होता है? तो कि इंग्लैंड की आर्थिक क्षति होती। तो इसी आर्थिक नुकसान के कारण महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन लाया था फ्रेंड्स। ठीक, तो अब क्या करता है? तिलसिट की संधि के माध्यम से रूस को बोलता है कि जब तक हम इंग्लैंड पे आक्रमण करेंगे, जब हम इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं तो तुम हमको क्या करना? सैन्य सहायता प्रदान करना। तो ये सब सारा चीज़ पता होता है फ्रेंड्स इंग्लैंड को, और यहाँ बखूबी पता होता है वेलेजली को भी फ्रेंड्स। यही कारण था कि मैसूर के साथ कड़वाहट पूर्वक एकदम इसका एग्रेसिव नीति अपनाया जाता है वेलेजली के माध्यम से फ्रेंड्स। ठीक, तो इसके बाद हम लोग देखें इसका, ये तो पृष्ठभूमि था फ्रेंड्स। इसके बाद इसका प्रावधान क्या क्या था सहायक संधि का? तो इसमें सबसे पहले सहायक संधि में बोला गया था कि अंग्रेज के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपने दरबार में शरण नहीं देना है। मीन्स जो भी अंग्रेज के दुश्मन देश हैं, उस दुश्मन देश के कोई भी व्यक्ति को जो भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता है जो देश, उस देश में, मीन्स उस राज्य में इनको नहीं शरण देना है। ठीक, फिर आगे दूसरी परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्रिटिश नीति कंपनी के हाथों में, मीन्स विदेश नीति ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशों के हाथ में। कहने का मतलब क्या था कि वहाँ पर एक जो राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था, उस राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाता था फ्रेंड्स। और वही ब्रिटिश रेजिडेंट क्या करता था कि विदेश मामलों का ये सारा हस्तक्षेप करता था। मीन्स विदेश मामलों का जो भी गतिविधि है ये ब्रिटिश रेजिडेंट ही करता था फ्रेंड्स। ठीक, तो इस प्रकार विदेश मंत्रालय किसके हाथ में? ब्रिटिशों के हाथ में। ठीक, आगे विदेश मंत्री के अनुमति के बिना किसी भी राज्य से संधि और मैत्री नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोल दिया गया कि अगर ब्रिटिश रेजिडेंट अगर आपको अनुमति देता है तब जाकर आप क्या कर सकते हैं कि किसी देश के साथ या किसी राज्य के साथ, किसी व्यक्ति के साथ आप मैत्रीपूर्ण संधि कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो इसके पहले किसकी इजाज़त जरूरी थी? तो वही ब्रिटिश रेजिडेंट का। चौथा में क्या है फ्रेंड्स कि राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाता था। पांचवा में राज्य के खर्च पर कंपनी सेना रखती थी। इसमें क्या होता था कि सहायक संधि एक क्या थी फ्रेंड्स? एक सुरक्षात्मक संधि, ऐसे बोला जाता है औपचारिक रूप से कि ये सुरक्षात्मक संधि थी। लेकिन ये सुरक्षात्मक संधि केवल ब्रिटिशों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो फ्रेंड्स सुरक्षात्मक थी, लेकिन भारतीय नरेशों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए फ्रेंड्स तो ये सुरक्षात्मक कतई नहीं थी। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश भारतीय नरेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये बोल दिया गया था कि ब्रिटिश रेजिडेंट जो भी है वो
जो राज्य है सहायक संधि पर जो हस्ताक्षर किए हैं राज्य, उस राज्य में क्या करेगी ये कि उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन ये सरासर झूठा साबित होता है फ्रेंड, और ये एक छलावा होता है सहायक संधि बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उस पर कब्जा करने के लिए। लेकिन ये आगे देखिएगा कि ये कैसे निरस्त होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर खर्च वाला मैंने बता दिया कि कंपनी क्या करती थी कि एक सेना रखती थी कहाँ पर, जो सहायक संधि वाले राज्य हैं उस राज्य में ब्रिटिश एक क्या करती थी, सेना रखती थी। किसके खर्च पर, तो उस राज्य के खर्च पर। मीन्स सेना रहेगी वहां पर और इस खर्च का वहन कौन करेगा, तो वो राज्य करेगा। तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स आगे कि जो भी राज्य का जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थिति, वो धीरे 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 क्या होती गई, ध्वस्त होती गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्यों का खर्च बढ़ते गया। सैन्य पर खर्च कीजिएगा तो सैन्य मीन्स खर्च क्या हो गया, बढ़ते गया। इस प्रकार वो क्या हुआ, धीरे 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 वो और ज्यादा कमजोर होते गए। तो फ्रेंड्स ये था इसका प्रावधान। आगे देखें कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स। तो प्रभाव में हम दो चीज देखेंगे, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। तो सकारात्मक प्रभाव जो भी पड़ता है वो ब्रिटिशों के परिप्रेक्ष्य में पड़ता है, कंपनी के परिप्रेक्ष्य में पड़ता है, और जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो यहाँ के जो भारतीय नरेश होते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक होता है। तो देखते हैं एक एक। सकारात्मक किसके परिप्रेक्ष्य में, कंपनी के। तो कंपनी के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक क्या होता है फ्रेंड्स कि फ्रांसीसियों का प्रभाव राज्यों पर समाप्त हो गया। इस प्रकार देखें तो यहाँ पर जो डर सताया जा रहा था, मीन्स डर ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो डर था कि अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण संबंध मैसूर स्थापित कर रहा है या और कंट्री स्थापित कर रहा है, तो ये वाला डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो अब यहाँ से मैंने बताया था आपको कि शत्रु राज्य को कि किसी व्यक्ति को शरण नहीं देना है, इसके बाद मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं करना है। तो इस प्रकार फ्रांसीसियों से क्या हुआ, धीरे धीरे मैसूर वाला राज्य कटते चला गया। और दूसरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो भी क्या हुआ फ्रेंड्स, धीरे धीरे जो भी सहायता है फ्रांसीसियों का वो धीरे धीरे नाकाम होते गया। फिर सभी देशी राज्यों को निशस्त्र एवं एक दूसरे से पृथक कर दिया गया फ्रेंड्स। ठीक, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि एक ब्रिटिश सेना रखती थी किसके खर्च पर, तो राज्यों के खर्च पर। तो जब राज्यों के खर्च पर वहां पर ब्रिटिश सेना रखी गई तो उस राज्य की जो एक्चुअल में वास्तविक जो सेना है उस सेना का क्या औचित्य फ्रेंड्स, तो औचित्य उसका मतलब क्या हुआ, खत्म हो गया फ्रेंड्स। तो यही कारण था कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला उस राज्य में, और दूसरा कि एक दूसरे राज्य से गठबंधन टूटा और एक दूसरे राज्य से ये क्या हुए, ये अलग हो गया। क्यों? क्योंकि विदेश मामलों का जो भी नेतृत्व करता था वो कौन करता था फ्रेंड्स, तो यही ब्रिटिश रेजिडेंट था। फिर आगे देखिए विश्वसनीय सेना तैयार हुआ। कंपनी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कंपनी क्या करती है कि सेना के माध्यम से अपना विशाल सेना तैयार करता है फ्रेंड्स, और पूरे भारत को एक छत्र अपने साम्राज्य में बाद में ला देता है। तो किसके खर्च पर, तो यही भारतीय नरेशों के खर्च पर। मीन्स भारतीय नरेशों को फ्रेंड्स इतना निचोड़ा गया और उसी संसाधन से ये अपनी विशाल सेना तैयार कर ली। कौन? तो वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शत्रु एवं देशी रियासतों को समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार अगर रेजिडेंट आप रखते हैं तो उससे बिना अनुमति के आप किसी से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे देशी राज्य क्या हुए, धीरे धीरे समाप्त हो गए, और ये अपने कंपनी ने अपने शत्रुओं को भी क्या किया फ्रेंड्स, तो परास्त कर दिया, धराशाही कर दिया। क्यों? क्योंकि गुटबंदिता अब क्या थी, वो धीरे धीरे समाप्त और नाकाम हो गई। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, इसी परिप्रेक्ष्य में एक वेलेजली का कथन आता है फ्रेंड्स। वेलेजली क्या कहता है कि इस व्यवस्था से अंग्रेज सरकार भारतीयों की महत्वाकांक्षी एवं हिंसा की उस भावना को अधिकार में रखी जो एशिया के प्रत्येक सरकार की विशेषता थी, और इससे वह भारत में शांति स्थापित करने में समर्थ रही। कहने का मतलब क्या था कि ये वेलेजली अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करने का प्रयास करता है फ्रेंड्स इस कथन के माध्यम से, और कहता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा क्या किए, एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं किया, ऐसा तो एशिया की हर एक सरकार करती है ऐसा। ठीक, तो इस परिप्रेक्ष्य में अपनी ये सहायक संधि की ये प्रासंगिकता सिद्ध करने के लिए ये कथन दोहराता है फ्रेंड्स। अब नकारात्मक परिप्रेक्ष्य देखें भारतीयों के संदर्भ में। ठीक, तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि संप्रभुता का हनन हुआ। किसी राज्य को राज्य का दर्जा देने के लिए फ्रेंड्स ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले क्या, उसकी एक
वास्तविक बाउंड्री, सीमा, उसका भौगोलिक सीमा, ठीक। तो ये पहला। और दूसरा क्या होता है कि उसकी संप्रभुता, उस राज्य की संप्रभुता। अगर ये दो चीज़ नहीं रहा तो फ्रेंड्स उस राज्य को राज्य नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि संप्रभुता का हनन किया जाता है फ्रेंड्स, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है, उस जगह पर ब्रिटिश सेना रखी जाती है और एकदम जो भी भारतीय नरेश है वो डिपेंडेंट हो गए फ्रेंड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो इस प्रकार क्या होता है कि संप्रभुता का हनन हो जाता है भारतीय जो भी राज्य के नरेश हैं उनके परिप्रेक्ष्य में। फिर सुरक्षा हेतु स्वतंत्रता गिरवी रखनी पड़ती है फ्रेंड्स। ये सुरक्षा हेतु सहायक संधि क्या थी कि हमको सुरक्षा चाहिए किससे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो उसके एवज में ये अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी फ्रेंड्स। और संप्रभुता गिरवी रखने का मतलब क्या कि आपका संप्रभुता बिल्कुल नहीं है, आप आत्मनिर्भर बिल्कुल नहीं है, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सुरक्षा है, तो ये अपनी स्वतंत्रता गिरवी पर रख दिए। रेजिडेंट द्वारा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया। फिर देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। कैसे? तो वही जो भी सेना वहाँ पर रखा जाता था देशी रियासतों के खर्च पर, तो उस खर्च के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे देशी राज्यों और भारतीय नरेशों का अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिरते चला गया फ्रेंड्स। सैन्य सुरक्षा से देशी शासक निकम्मे हो गए और युद्ध नीति का परित्याग किया। ठीक, इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक राज्य का नरेश कब कहलाता है, जब उसके अंदर संप्रभुता हो। और संप्रभुता होने का मतलब कि दूसरा कोई अगर आप पर अटैक करता है, आक्रमण करता है या आपके विरुद्ध में बोलता है तो उस पर आप अटैक कीजिए। ठीक, अटैक कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मान लिया जाता है कि आप आत्मनिर्भर नहीं है, आपकी संप्रभुता का हनन हो गया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देशी रियासत फ्रेंड्स निकम्मे हो गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर एकदम डिपेंड हो गए। इसी परिप्रेक्ष्य में ये युद्ध नीति को भी खत्म कर देते हैं। युद्ध नीति क्यों खत्म करते हैं? क्योंकि ब्रिटिश सेना उस एरिया में थी फ्रेंड्स, और ब्रिटिश सेना से आप कैसे पंगा ले सकते हैं उस एरिया में, और ब्रिटिश सेना से पंगा नहीं ले सकते थे। इसीलिए ये क्या करते हैं, भारतीय नरेश की युद्ध नीति का परित्याग करते हैं। और इस प्रकार उस भारतीय नरेश और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में गठबंधन हो जाता है फ्रेंड्स। और इस गठबंधन के कारण ये क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। और निरंकुशता अपनी किसके ऊपर दिखाते हैं, तो उस जनता के प्रति। और जनता विद्रोह करता है अगर इसके प्रति, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नरेश उस विद्रोह को क्या कर देते थे, दबाने का प्रयास कर देते थे फ्रेंड्स। इस प्रकार क्या होता है कि नरेशों की राष्ट्रीय भावना, साहस, संप्रभुता और सैन्य संगठन ये क्या हुए फ्रेंड्स, बिल्कुल धाराशाही हो गए। इसी परिप्रेक्ष्य में मुनरो क्या कहता है फ्रेंड्स, तो मुनरो कि मित्र राज्यों की राष्ट्रीय चरित्र की स्वतंत्रता और समस्त सम्मानपूर्व व्यवहार खोकर ही सुरक्षा प्राप्त हुई। ये भारतीय नरेश के परिप्रेक्ष्य में बोलता है कि इनको भारतीय नरेशों की सुरक्षा किस प्रकार प्राप्त हुई, तो अपनी स्वतंत्रता खोकर और अपनी संपूर्ण सम्मान को खोकर इनको क्या मिला, स्वतंत्रता मिला। लेकिन स्वतंत्रता क्या, एक नाम मात्र का और एक छलावा मात्र था फ्रेंड्स। इस प्रकार देखें तो ये रहा टोटल सहायक संधि का पृष्ठभूमि, प्रावधान, प्रभाव में सकारात्मक, नकारात्मक, और अंततः देखें फ्रेंड्स कि इस सहायक संधि को क्रियान्वित किस प्रकार किया जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड्स एकदम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहले पूछेगा कि वह कौन सा शासक और राज्य, इस दोनों में अंतर समझिए। वह कौन सा शासक था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो सबसे प्रथम शासक कौन था? अवध का सादत खां। ठीक, ये प्रथम शासक था, राज्य नहीं। राज्य अगर पूछे कि एग्जामिनेशन में अगर राज्य पूछे कि वह कौन सा राज्य था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया प्रथम बार, तो ये कौन है फ्रेंड्स, 1798 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम। और इस प्रकार घटनाक्रम पूछता है कि किसके बाद कौन हस्ताक्षर किया, इसके बाद कौन किया, इस प्रकार पूरा कालक्रम ये पूछ देता है फ्रेंड्स। 3-4 ऑप्शन दे देगा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। इसमें आपको सजाना है कि कालक्रम के अनुसार कौन सबसे पहले हस्ताक्षर किया। तो इस लिस्ट को आप याद रखिए, इस लिस्ट से आपको बहुत सहायता मिलेगी एग्जाम में। 1798 में हैदराबाद का निजाम करता है हस्ताक्षर, 1799 में मैसूर और तंजौर, 1801 ईस्वी में अवध, 1802 ईस्वी में पेशवा, 1803 में भोसले, 1804 में सिंधिया। ठीक, और आगे देखिए तो कुशासन के आधार पर कर्नाटक और सूरत को भी ये सहायक संधि पर हस्ताक्षर करा दिया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि वह कौन सा शासक था, ठीक, जिसने मराठा राज्य में
सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो ये कौन था फ्रेंड्स? बाजीराव द्वितीय। ये बाजीराव द्वितीय क्या किया था कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, और इस संधि को क्या बोलते हैं? तो बेसिन की संधि बोला जाता है फ्रेंड्स। तो ये रहा टोटल आपका सहायक संधि। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रिवीजन करते रहिए फ्रेंड्स। अब मैं आता हूँ जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था फ्रेंड्स कि सहायक संधि के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन में दिया था। पहला ऑप्शन क्या था कि दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना, दूसरा नेपोलियन को खतरा से सुरक्षित रखना, तीसरा कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, और चौथा था ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना। तो इसमें से कौन सा कथन ये असत्य है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स हमको पूरा उम्मीद है कि ये चीज़ समझने के बाद आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? तो उस समय देखिए फ्रेंड्स, नेपोलियन का खतरा मंडरा रहा था, आपको पता है। यहाँ पर पृष्ठभूमि में मैंने बताया था, यहाँ पर भी मैंने बताया कि ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, यहाँ पर मैंने बताया कि फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए, मीन्स नेपोलियन वाला पोर्शन, और दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना सहायक संधि का एक प्रावधान भी था फ्रेंड्स। तो इसके परिप्रेक्ष्य में ये तीनों नज़र आता है। और तीसरा ऑप्शन क्या था कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। तो ये ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स, और इसके बाद जो तीनों ऑप्शन है वो क्या था? सत्य है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये सहायक संधि समाप्त होती है। धन्यवाद।